हाय बच्चों, रसायन विज्ञान के कालांश रसायन की पाठशाला में आज हम अपना जो प्रायोगिक पक्ष था, प्रायोगिक रसायन पढ़ रहे थे। उस प्रायोगिक रसायन में अनुमापन का जो टॉपिक का प्रयोग हम कर रहे थे, उसका अनुमापन का तीसरा व अंतिम प्रयोग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस प्रयोग के पश्चात अगले जब भी वीडियो आएंगे, उन वीडियो में आपको अनुमापन से संबंधित आपकी प्रायोगिक परीक्षाओं में जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उन मौखिक प्रश्नों को बताया जाएगा। बच्चों, उपरोक्त जो प्रयोग है, इस पूरे प्रयोग के जो नोट्स हैं वो इसी वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं अवश्य उपस्थित होंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और संबंधित नोट्स भी अपने प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं में नोट करें। आज का हमारा सिद्धांत है कि हमें m/20 अर्थात इसको हम मोलर टी से कर रहे हैं। अभी दो प्रयोग हमने नॉर्मल टी से किए हैं, तीसरा प्रयोग हम मोलर टी से कर रहे हैं। m/20 फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन दिया हुआ है हमें। इस मानक विलयन की सहायता से अज्ञात KMnO4 विलयन की मोलरता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। हम पहले से जानते हैं अनुमापन क्या होता है। अनुमापन वह विधि होती है जिसमें किसी ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की नॉर्मलता व सांद्रताएं ज्ञात की जाती हैं। यह नॉर्मलता और सांद्रता कैसे ज्ञात होती हैं? इन दोनों को हम क्रमशः मिलाते हैं अम्लीय माध्यम में। जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित कलर आ जाता है जो कि सूचक का होता है। सूचक उस रासायनिक अभिक्रिया में अपना कलर प्रदर्शित करता है। उपरोक्त क्रिया में KMnO4 स्वयं सूचक का काम करेगा, अर्थात अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद इसकी यदि एक बूंद भी ज्यादा मिलाई जाएगी तो वह बूंद इसके कलर को प्रदर्शित करेगी। तो आइए हम पहले सैद्धांतिक पक्ष डायरेक्ट पढ़ते हैं। दो प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है और यह फेरस अमोनियम सल्फेट के मानक विलयन से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करता है। देखते हैं भाई क्या होता है। अम्लीय माध्यम में जो हमारा KMnO4 है, यह अम्लीय माध्यम में निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करेगा। अर्थात यह नवजात ऑक्सीजन प्रदान करेगा। यह नवजात ऑक्सीजन हमारे फेरस अमोनियम सल्फेट को ऑक्सीकृत करेगा। किस प्रकार करेगा भाई? अम्लीय माध्यम तो अम्लीय है ही आपका। सल्फ्यूरिक अम्ल भी कैसा है? तनु है, और ये ऑक्सीकारक आ गया। ये क्या करेगा बच्चों? हमारा जो Fe+2 है, इस Fe+2 को इस Fe+3 में बदल देगा, अर्थात फेरस लवण को फेरिक लवण में ऑक्सीकृत कर देगा। अर्थात क्या बनेगा हमारा? Fe2SO4 का होल थ्राइस। बकाया सभी अभिकारक वैसे ही आएंगे लगभग। ये बदल गया, Fe2 चाहिए तो यहां पर 2 कर लिए हमने। बकाया बैलेंस कर लो। अमोनियम सल्फेट के 2 अणु हो गए हैं अब हमारे पास, हमने लिख दिए यहां पे। इसके अलावा जल के कितने अणु हो गए हैं? 12 अणु तो इसमें है और 1 अणु इसमें मिलेगा, यानी कि हमारे जल के अणु मिल गए हैं 13। जल के 13 अणु मिल गए हैं। थोड़ा इसको साफ लिखना, वहां दिखेगा नहीं आपको, फिर उस साइड हो सकता है।
13 जल के अणु मिल गए हमें बच्चों। क्योंकि दोनों पक्षों में ऑक्सीजन एक समान होना चाहिए, तो हमें इस ऑक्सीजन को इससे बराबर करने के लिए इस पूरी समीकरण में 5 का गुणा करके दोनों पक्षों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर बेटा क्या आ रहा है आपका, जैसे हम इन दोनों को जोड़ते हैं हमारे अभिकर्मक क्या आएंगे, KMnO4 फेरस अमोनियम सल्फेट कितने हो गए, 5 का गुणा करने पर 10 हो गए हैं। H2SO4 कितने हो गए हैं, 5 का गुणा इसमें है और 3 ये, यानी कि 8 हमारे H2SO4 हो गए हैं। वो भी तनु है, कैसा है बच्चों, तनु है। रिएक्शन के बाद क्या हुआ है, K2SO4 बना, MnSO4 के 2 अणु हैं, फेरिक सल्फेट कितना बना है, 5 का गुणा हो गया, यानी कितने बने, 5 बने हैं। और क्या बना बेटा, अमोनियम सल्फेट कितने बने हैं, 2 का, इसमें 2 ही है, 5 का गुणा यानी कि 10 अमोनियम सल्फेट के मॉलिक्यूल हैं। और 65 और 1 66, 66 नहीं हो रहा बेटा, 65 और 3 68 जल के अणु हैं। हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई है बेटा। अब दोबारा बताते हैं, इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में मुख्यतः 2 परिवर्तन होंगे। ये जो Mn है ये +7 से +2 में बदल जाएगा, +7 से +2 में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो आयरन है ये +2 से +3 में बदल जाएगा, अर्थात ये रेडॉक्स रिएक्शन है। Mn अपचयित हो जाएगा क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है, और Fe का ऑक्सीकरण हो जाएगा Mn द्वारा। इसके साथ साथ यह जो था ये बैंगनी होता है, इसका रंग कैसा होता है बच्चों, ये बैंगनी रंग का होता है। ये बैंगनी से कैसा हो जाएगा बच्चों, रंगहीन हो जाएगा। अर्थात जब भी हम अम्लीय माध्यम में दिए गए फेरस अमोनियम सल्फेट के विलयन में KMnO4 मिलाएंगे, जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती जाएगी उस रासायनिक अभिक्रिया में इसका जो बैंगनी रंग है वो रंगहीन होता जाएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद यदि हम 1 बूंद भी डालते हैं KMnO4 की, तो वह रासायनिक अभिक्रिया में अपना रंग प्रदर्शित करेगा। और इसका रंग कैसा होगा बेटा, उस विलयन में इसका रंग हल्का व स्थायी गुलाबी होगा। जब इसकी 1 बूंद विलयन में ज्यादा आ जाएगी, अगर हमारा हल्का और स्थायी गुलाबी कलर आ रहा है अर्थात रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो गई है और इसका ये अंतिम बिंदु आ गया है। क्या आ गया बच्चों, अंतिम बिंदु आ चुका है, जिस पर कैसा कलर हो जाएगा, हल्का और स्थायी गुलाबी कलर हो जाएगा। यह कलर होना इस बात को प्रदर्शित करेगा कि हमारे अम्लीय फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन को दिए गए KMnO4 विलयन ने पूर्णतः ऑक्सीकृत कर दिया है। और जो अतिरिक्त कलर आ रहा है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का है, जिससे कि विलयन इस कलर का हमें दिखाई दे रहा है। बच्चों ये इसका सैद्धांतिक पक्ष हो गया है। आइए प्रयोगशाला में अब इसके हम प्रायोगिक पक्ष को एक बार पुनः समझेंगे और अंत में इसकी गणना की जाएगी। उस गणना के बाद जब अगला आपका जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो में उपरोक्त अनुमापन से संबंधित जो मौखिक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी एक साथ सभी मौखिक प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष नए नए जानकारियों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप इसे लिखिए और इसके सैद्धांतिक पक्ष
लिखने के बाद इसके प्रायोगिक पक्ष के लिए तैयार हो जाइए। हाय बच्चों, रसायन विज्ञान के कालांश रसायन की पाठशाला में आज हम आपके समक्ष आपके रसायन विज्ञान का अनुमापन टॉपिक का तीसरा और अंतिम प्रयोग लेके आए हैं। बच्चों, अभी तक आपको जो हमने 2 प्रयोग बताए हैं वो नॉर्मलिटी से बताए हैं, अर्थात नॉर्मलिटी की सहायता से हमने किसी विलयन की, अज्ञात विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता ज्ञात की है। तीसरा प्रयोग हम मोलरिटी से बताने जा रहे हैं। हमने आपको इससे पहले वाले कालांश में बताया है कि हमें M/20 मोलरता का मानक फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन दिया हुआ है। बच्चों, इस विलयन को हमने पहले से ही अम्लीय कर लिया है। इस M/20 मानक विलयन की सहायता से हमें ब्यूरेट में उपस्थित इस अज्ञात सांद्रता वाले KMnO4 विलयन की मोलरता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि 2 प्रयोग हो चुके हैं इसलिए आपको सब बातें पहले से मालूम है। बच्चों, आइए हम कुछ ना ज्यादा बताते हुए आपको प्रयोग करवाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कि आपको पहले से मालूम भी है, ये जो मानक विलयन है जो कि अम्लीय है, इस विलयन के 25 ml को पिपेट की सहायता से हम लेंगे। पच्चीस एम एल का बच्चों एक निशान लगा होता है, हमें उस निशान तक लेना है और इसको हमने एक कॉनिकल फ्लास्क में, इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने इस 25 ml M/20 मानक फेरस अमोनियम सल्फेट के अम्लीय विलयन को ले लिया है। बच्चों, इस विलयन को हम KMnO4 द्वारा अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत करेंगे। आपको पहले बता चुके हैं कि KMnO4 जब इस अम्लीय माध्यम में आएगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेगा। इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में KMnO4 रंगहीन होता जाएगा। जब यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद यदि एक बूंद भी KMnO4 डालेंगे तो इस विलयन का रंग हल्का और स्थायी गुलाबी हो जाएगा। आइए हम KMnO4 डालना चालू करते हैं। देखिए, इसमें अभी दिख रहा है गुलाबी रंग है, लेकिन चूंकि ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये रंग गायब हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हो रही है इसलिए इसका गुलाबी रंग गायब हो जाएगा। हम बूंद बूंद करके इसमें KMnO4 डालते हैं और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं। अभी ये ऑक्सीकरण हो रहा है बच्चों, और डालते हैं KMnO4। ये ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब इसका गुलाबी रंग गायब हो रहा है। पुनः हम इसमें KMnO4 डालते हैं। देखिए, इसका गुलाबी रंग आ रहा है लेकिन चूंकि ऑक्सीकरण होने के कारण ये गायब हो रहा है। इस विधि को हम पुनः करते हैं। KMnO4 डाला, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण होने के कारण इसका गुलाबी रंग गायब हो रहा है। अब लगता है संभवतः ऑक्सीकरण कंप्लीट हो चुका है। अब एक बूंद डालेंगे। देखिए बच्चों, एक बूंद और डाल देते, थोड़ा कम आया है। अब इसका विलयन का कलर हल्का और स्थायी गुलाबी आ गया है, अर्थात हमारे KMnO4 ने इस मानक विलयन को ऑक्सीकृत कर दिया है। इसकी जो एक अतिरिक्त बूंद इस विलयन में पड़ी हुई है, उस अतिरिक्त बूंद के कारण इस विलयन का कलर हल्का और स्थायी गुलाबी हो गया है। बच्चों, इस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। यह रीडिंग हमारी 15.5 आई है। इस 15.5 रीडिंग को हम नोट कर लेंगे और दूसरा प्रैक्टिकल पुनः करेंगे। इस रीडिंग को नोट करते हुए हम ब्यूरेट को पुनः क्या करेंगे बच्चों,
शून्य तक भर देंगे और पुनः इसी रीडिंग को हम नोट करेंगे दोबारा से। व्यू रेट को इसमें दोबारा शून्य तक भर देंगे हम। यह अनुमापन का पहला प्रयोग हो चुका है। इसी तरह के आपको कुल 3 प्रयोग करने हैं। तीनों रीडिंगों का एवरेज अथवा जो कॉमन रीडिंग आती है उसको हमें नोट करना है। आइए इस विधि को हम पुनः दोहराते हैं। हम इस विधि को इसको धो लेते हैं। पहले ये जो बीकर हमारा कॉनिकल फ्लास्क है इसको हमने साफ कर लिया है और इसको साफ करके हम पुनः पिपेट की सहायता से 25 ml मानक विलयन लेंगे। इसको निशान तक भरेंगे। 25 ml मानक विलयन लेने के बाद इस कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे। वही विधि अपनाएंगे बच्चों हम। और कॉनिकल फ्लास्क में जैसे ही 25 ml विलयन जाएगा इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा। और हम इसके अंतिम बिंदु अर्थात जिस बिंदु पर यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसको पुनः नोट करेंगे और वही क्रम पुनः दोहराएंगे बच्चों हम। ये ध्यान रखना है हमें कि MnO4 बूंद बूंद करके डालना है। देखिए ये विलयन गुलाबी है लेकिन ये स्थायी गुलाबी नहीं है। इसको हम हिलाएंगे तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका गुलाबी रंग गायब हो रहा है। अब हमें लगता है कि हमारा लगभग एंड पॉइंट आने वाला है क्योंकि ये 13 रीडिंग आ चुकी है और हमारा एंड पॉइंट लगभग 15 के आसपास आ रहा था। तो एंड पॉइंट हमारा आने वाला है लगभग। देखिए बच्चों अब इस विलयन का कलर और भी हल्का आया है। हल्का और स्थायी कलर का ये विलयन हो गया है। इसमें जो कलर आ रहा है वो पोटेशियम परमैंगनेट का है क्योंकि उदासीनीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया के पश्चात जो एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है वो अपना कलर गुलाबी और स्थायी कलर दे रहा है। इस प्रयोग को हम तीसरी बार भी करेंगे। इस वाले प्रयोग की रीडिंग हम नोट कर लेंगे। यह रीडिंग आपकी 15 ml आई है। इस 15 ml रीडिंग को हम नोट कर लेंगे और यही प्रयोग हम दोबारा तीसरी बार करेंगे। हम इस कॉनिकल फ्लास्क को अच्छे से पानी से धो लेंगे। इस कॉनिकल फ्लास्क को धोते हुए हम व्यू रेट की सहायता से पुनः ये प्रयोग दोहराएंगे और इसी क्रम में हम तीसरी गणना करेंगे। इस प्रयोग को पुनः दोहराते हैं हम।
देखो बच्चों, ये इसमें एक आध बूंद ज्यादा गिर गई है, इसलिए डार्क गुलाबी आया है थोड़ा। एक आध बूंद का आयतन थोड़ा हम देख लेंगे। ये इसका कलर पुनः आ गया स्थायी गुलाबी। इस रीडिंग को भी हम नोट कर लेंगे। यह रीडिंग भी आपकी लगभग 15.1 यानी कि 15 मान के चलते हैं, एक बूंद इसमें एक्स्ट्रा आई थी। 15 यह रीडिंग आई है। उपरोक्त तीनों रीडिंगों की सहायता से जो कॉमन रीडिंग है जिसको 15 ml आई है, उस 15 ml की सहायता से हम अज्ञात KMnO4 की मोलरता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता गणना के माध्यम से ज्ञात करेंगे। आइए इसके गणना के पक्ष को समझते हैं और उसके बाद इसमें जो भी आंसर आता है उसको अपनी प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं में नोट करेंगे। हाय बच्चों, प्रयोगशाला के बाद आइए हम उपरोक्त अनुमापन की गणना करते हैं। जैसा कि आपने देखा था, हमने पिपेट में मानक विलयन जो हमने लिया था वो 25 ml लिया था। 25 ml का मानक विलयन लिया था पहले प्रयोग में, और दूसरे और तीसरे प्रयोग में भी 25 ml ही लिया था हमने प्रत्येक प्रयोग में ब्यूरेट को 0 तक भरा था, अलग अलग करके 0 तक भरा था हमने। तो ब्यूरेट का प्रारंभिक पाठ्यांक 0 है। और हमने यह भी देखा था बेटा, जब हमने पहला प्रयोग किया था, पहले प्रयोग में हमारा जो हल्का और स्थायी गुलाबी कलर अर्थात जो हमारे अनुमापन का अंतिम बिंदु आया था, उस बिंदु में ब्यूरेट का पाठ्यांक जो आया था वो 15.5 ml आया था। अर्थात हमारा KMnO4 15.5 ml प्रयुक्त हुआ था। दूसरे प्रयोग में हमने पुनः अनुमापन करवाया था अम्लीय माध्यम में फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 का। उस अनुमापन में हमारी रीडिंग 15 ml आई थी, अर्थात प्रयुक्त 15 ml हो गया। और जो अंतिम प्रयोग हुआ था उसमें भी हमारी रीडिंग 15 ml आई थी। यह अभी कर चुके हैं ना, इससे पहले प्रयोग में इस बात को आप समझ चुके हैं। सामान्यतः प्रयुक्त KMnO4 के आयतन में हमें वह रीडिंग लेना होती है जो कॉमन आती है। ये रीडिंग कॉमन है, जब ये रीडिंग कॉमन है तो इसको हम लेंगे। अगर रीडिंग कॉमन नहीं आती है तो उपरोक्त तीनों रीडिंगों का औसत हम ले लेते हैं। आइए उपरोक्त की सहायता से हम गणना करते हैं। गणना कैसे करेंगे बच्चों? गणना करने के लिए हमें क्या क्या दिया है? हमें जो पिपेट में फेरस अमोनियम सल्फेट था उसका आयतन दिया है हमने। इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने फेरस अमोनियम सल्फेट 25 ml प्रयुक्त किया है। इसके अलावा फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलरता कितनी दी हुई है बेटा? मोलरता हमें दी हुई थी, सिद्धांत हमने पढ़ा था, m/20 दी हुई थी। अज्ञात सांद्रता का KMnO4 था, इसका आयतन कितना प्रयुक्त हुआ बच्चों? इसका आयतन कितना प्रयुक्त हुआ है? इसका आयतन 15 ml प्रयुक्त हुआ है। और हमें KMnO4 की मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता ज्ञात करनी है। ये थोड़ा बच्चों नई चीज आ गई है, लेकिन इसको हम पुराने से समझाने का प्रयास करते हैं। पहले हम रिवाइज कर लें। उपरोक्त टाइट्रेशन में हमारे 2 भाग चेंज हुए थे। सबसे पहले हमने आपको बताया था बेटा, इस टाइट्रेशन में जो हमारा Fe था +2 से +3 में परिवर्तित हुआ था, और हमारा Mn +7 से Mn+2 में परिवर्तित हुआ था। अर्थात इसका n फैक्टर, अर्थात चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रेडॉक्स रिएक्शन में इसका n फैक्टर 1 था। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हुआ था। इसमें ऑक्सीकरण के कारण 1 इलेक्ट्रॉन निकला था। इसका n फैक्टर 5 है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हुआ था। इसका हम यूज करेंगे बेटा। जब हमने देखा था Fe डाई पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बना था और Mn+7 से Mn+2 बना था। हम पहले से लिख रहे हैं जो हम जानते हैं, नॉर्मलता समीकरण हम जानते हैं।
नॉर्मलता समीकरण जो होती है बच्चों वो होती है N1V1 इक्वल टू N2V2। ये तो हम जानते ही हैं। ये फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए हमने बताया था आपको, और ये KMnO4 के लिए बताया था, ये हम जानते हैं। इस बात को हम प्रयुक्त करते हैं और इसको मोलरता में कन्वर्ट करते हैं हम। तो हम ये भी जानते हैं बच्चों, नॉर्मलता बराबर होता है N इंटू मोलरता। N क्या है बच्चों? N का अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के हिसाब से अलग अलग मान होता है। जैसे ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसका मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। अर्थात इसकी जगह हम लिख सकते हैं मोलरता, और इसकी जगह मोलरता कैसे हो जाएगी बच्चों? फिर यानी हो जाएगी N1 M1V1, इसकी जगह N1 M1 लिख दिया, और इसकी जगह हम लिख दें N2 M2V2। हमने आप फिर बताया था बच्चों, ध्यान रखना, ये हमारा मोहल लवण के लिए, इसमें हमारा Fe+2 से Fe+3 में बदला था, +2 से किस में बदला था? +3 में बदला था, और इसमें हमारा Mn+7 से Mn+2 में बदला था। तो इसके लिए N1 की वैल्यू कितनी हो गई थी? 1, और इसके लिए N2 की वैल्यू कितनी हो गई थी? 5। इस वैल्यू को हम रख देंगे। अब तो हमारा क्वेश्चन आसान हो गया बेटा। इसकी वैल्यू हमने 5 रखी, इसकी वैल्यू हमने 1 रखी, N1 इंटू M1, यानी कि मोहल लवण की मोलरिटी कितनी है? 1/20। मोहल लवण का आयतन कितना है बच्चों? मोहल लवण का आयतन हमारा 25 ml प्रयुक्त हुआ है, और KMnO4 विलयन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितने थे बच्चे? 5 थे। इसके अलावा इसका मोलरता हमें निकालनी है, और इसका आयतन जो प्रयुक्त हुआ था बेटा वो 15 ml हुआ था प्रयुक्त। तो M2 कितना हो गया हमारा? देखें हम, M2 इक्वल टू हो गया है 25/20 इंटू 5 इंटू 15। इसको इससे काट दिया, ये इससे 5 बार कट गए, और ये इससे 3 बार कट गए। उत्तर आया 1/60, 1/60 m। अर्थात दिए गए अज्ञात सांद्रता वाले KMnO4 विलयन की मोलरता कितनी आ गई है बेटा? इसकी मोलरता 1/60 आ चुकी है। अब हमें निकालना है सांद्रता। सांद्रता हम दो तरह से निकाल सकते हैं, मोलरता के फॉर्म में निकाल सकते हैं, नॉर्मलता के फॉर्म में निकाल सकते हैं। अगर हमें ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता मोलरता के फॉर्म में निकालना है, तो मोलरता में हम अणुभार का गुणा कर देंगे, तो इसकी सांद्रता निकल आएगी। हमें किसकी सांद्रता निकालनी है बेटा? KMnO4 की। KMnO4 की सांद्रता, इसकी मोलरता और इसका अणुभार। इसको नोट करना बच्चों अभी आप। चलिए, हम सांद्रता में मोलरता कितनी आई थी? 1/60। इसका अणुभार 158। पिछले प्रयोग में भी हमने आपको बताया था जब तुल्यांकी भार निकाला था बेटा। इसको हमने सॉल्व किया, 60 है ना, इसको सॉल्व किया, आंसर आया 2.63 ग्राम प्रति लीटर। अर्थात जो प्रश्न हमसे पूछा गया था कि दिए गए अज्ञात सांद्रता वाले KMnO4 विलयन की नॉर्मलता कितनी आई बेटा? 1/60 m, और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितनी आई? 2.63 ग्राम प्रति लीटर। बच्चों, आपका जो पहला प्रयोग था अनुमापन, उसके जितने सभी प्रयोग हो सकते थे वो प्रयोग आपको करवा दिए गए। अगले कालांश में जब भी आपसे मुलाकात होगी, हम आपको उपरोक्त अनुमापन संबंधी मौखिक प्रश्न जो कि आपकी प्रयोगशाला में पूछे जाते हैं उनके सहित उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसे देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि वह भी प्रायोगिक परीक्षाओं का लाभ ले सकें।